हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू राइस क्लासेस में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पर जो है हम वैद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तथा क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वैद्युत आवेश जो है दो प्रकार का होता है, प्लस क्यू आवेश या कह सकते हैं धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश यहां पे लिखेंगे धन आवेश, नंबर 2 ऋण आवेश। ठीक है, धनावेश किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या किसी पदार्थ पे या किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है धन आवेश। तो ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, और जब किसी परमाणु पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो उसे कहा जाता है ऋण आवेश। तो हमारा आवेश दो प्रकार का बना होता है, ऋण आवेश और धन आवेश। तो देखिए आवेश किस तरीके से जो है ये बनता है, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। कोई भी दो वस्तुएं लेते हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपस में जब रगड़ेंगे तो उन पर दोनों कैसे जाती, आवेशित हो जाती हैं। एक पर जो है धन आवेश आ जाता है तथा दूसरे पर ऋण आवेश आ जाता है। तो ये दोनों वस्तुएं विभिन्न प्रकार के छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखिए धन आवेश क्या होता है, पुनः से इसको प्लस क्यू द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं ये हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं। इस तरीके से तो धन आवेश होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे निकलने वाली वैद्युत रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस चार्ज से बाहर की ओर होती है। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज इस तरीके से देखिए, जो नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर वैद्युत बल रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो समझ गए हैं। अब चार्ज के समीप ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या काफी पास पास होती है, इसीलिए चार्ज के समीप या चार्ज के पास वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व ये कम होता जाता है तो वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता जाता है। जैसे यहां पर जो है एक हम सर्कल ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट पे देखेंगे, मान लेते कोई पॉइंट P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, और एक सर्कल हमने ड्रा किया है जिसकी रेडियस कम होगी, मान लेते पॉइंट P डैश है। तो इस पॉइंट पर जो है वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, क्योंकि इस वाले सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे
वहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है, वैद्युत रेखाओं की संख्या कैसी है, पास पास है, और इसीलिए इनका यहाँ पे कह सकते हैं घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं चार्ज से अगर दूरी बढ़ती है तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी कम होता जाता है। चार्ज के समीप वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है, या कह सकते हैं यहाँ पर जो है इनका घनत्व अधिक होता है। ऐसे नेगेटिव चार्ज में जैसे जैसे हम दूरी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज से दूरी बढ़ेगी, तो वहां पर जो है वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा और पास में क्या होगा, अधिक होता है। इसी प्रकार यहां पर भी क्या होता है, घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। देखिए बच्चों, तो साथियों कूलाम का लॉ क्या है, यहां पर हम इसका स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पे जो है कोई 2 पॉइंट चार्ज है। पहला मान लिया है Q1 चार्ज है, प्लस का है। दूसरा हमारे पास है Q2 चार्ज, ये भी कैसा है, प्लस का है। तो ये कोई 2 पॉइंट चार्ज जिनके सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल r। तो यहां पे जो है कोई 2 पॉइंट चार्ज है जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब ये चार्ज Q1 चार्ज है, इस Q2 पर बल लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसकी डायरेक्शन किधर की होगी, बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं पहले चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर जो बल लगता है, यहाँ पर 2 है, दूसरा चार्ज है, किसके द्वारा बल लग रहा है, पहले चार्ज के द्वारा, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार जो है दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर बल लगाएगा, इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, F12, यानी कि चार्ज 1 पर जो बल लग रहा है वो F1 है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, चार्ज Q2 के द्वारा। ठीक है, और एक बात और समझते हैं, यहां पर जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे, रिपेल। ठीक है, माइनस और प्लस चार्ज है, एक ऋण आवेश है, दूसरा धन आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारा माइनस माइनस चार्ज है तो यहां पर भी क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, हम कह सकते हैं अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो सेम चार्ज के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और अगर हमारे अपोजिट चार्ज हैं, जैसे प्लस है माइनस है, या कैसे लिख सकते हैं, अपोजिट, विपरीत चार्ज या अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस दे रखे हैं, तो उनके मध्य जो है कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पे देखिए Q1 चार्ज है, वो भी कैसा है, प्लस का है, और Q2 चार्ज भी कैसा है, प्लस का है, दोनों धन आवेश हैं। तो इसीलिए इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है, F21 लग रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है इसके वजह से। इसी प्रकार Q1 चार्ज जो है Q2 के द्वारा जो बल लगाया गया है उसके वजह से ये इधर की ओर रिपेल कर रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक है, तो कूलाम्स ने क्या बताया, कोई 2 चार्ज हैं, कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश वही आवेश होता है जो बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट पर एक समान रूप से क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो उस तरीके से, तो इसको कहा जाता है बिंदु आवेश। जैसे मान लेते एक छोटी सी बॉल है, बहुत छोटी सी बॉल है, क्योंकि आवेश बहुत ही सूक्ष्म कण होता है,
तो उस छोटी सी बॉल पे जो है जो हमारा आवेश होगा उसकी सतह पर जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको कहेंगे पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश। ठीक है, अगर हालांकि कोई बॉल हमारी बड़ी सी बॉल दे रखी है उस पर भी अगर चार्ज हमारा प्लस है, एक समान रूप से जो है इसकी बाहरी सतह पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको भी पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, बिंदु आवेश कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए, बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं बॉडी ये है, ये बॉडी बी है। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी है या अनंत है तो यहाँ पर जो है दोनों ये कैसे बन जाएंगे, पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। हमारा बॉडी ये है वो बी के प्रति क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यदि ए इन्फिनिटी पर रखा है या अनंत पर रखा है। इसी प्रकार जो है अगर ए को यहाँ पे फिक्स रखें, बॉडी बी को जो है अनंत पर रख दें तो बॉडी बी एक के सापेक्ष क्या बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो समझ गए हैं। तो यहाँ पे दोनों जो है पॉइंट चार्ज की बात हो रही है। तो कोलम्स ने बताया, तो यहाँ पर जो है दो बिंदु आवेश हैं, दोनों की बीच की दूरी अगर r दे रखी है या उनको r दूरी पर रखा गया है तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है। जैसे हम पढ़ चुके हैं समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यदि वो असमान आवेश हैं या विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चार्ज कैसे हैं, समान है, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो वह प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, चार्ज के परिमाण के। जैसे हमारा चार्ज क्या है, Q1 है और Q2 है, तो इन दोनों चार्ज के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है बल। यदि वो बल आकर्षण बल होगा, जब चार्ज हमारे विपरीत होंगे तो ये बल कैसा होगा, आकर्षण बल कहलाएगा। यदि चार्ज हमारे कैसे हैं, समान है, समान चार्ज हैं, तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो दोनों चार्जों पर लगने वाला जो बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना हमारा चार्ज ज्यादा होगा, जैसे हमारा ये बॉडी है, इसको मान लेते हैं ये बी बॉडी हो गई है, तो इस बॉडी पे जितना ज्यादा चार्ज Q2 होगा, Q2 का अगर मैग्नीट्यूड या इसको इंग्लिश में जो है परिमाण बोलते हैं, सॉरी हिंदी में परिमाण बोला जाता है, तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा Q2 का उतना जो है फोर्स भी इस पर ज्यादा लगेगा। तो हमारा Q2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी या Q1 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो फाइनली हम कह सकते हैं यदि हमारे जो चार्ज है Q1 और Q2 इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इनका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा तो फोर्स हमारा उतना ही हाई होगा। समझ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी, कोलम्स ने दूसरी बात ये बताई थी, इनके बीच जो लगने वाला बल होगा F, वो इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहां से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमारे ये बीच की दूरी या दो बॉडी को जो है या दो पॉइंट चार्ज हैं उनको जितनी थोड़ा सा डिस्टेंस हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो बहुत कम हो जाएगा। डिस्टेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बल कैसा हो गया, बहुत कम हो गया। और डिस्टेंस को हमने थोड़ा सा कम किया, अगर इस डिस्टेंस को थोड़ा सा क्या कर दें, बहुत थोड़ा सा कम कर दें, तब इस पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर जो है R की वैल्यू मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है या 2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर होगा 1/4। अब जो है अगर यहाँ पे मान लेते हैं कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर देखिए बल कितना कम हो रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो काफी बल जो है हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो है कंबाइन कर देंगे, तो F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, ये साइन जब हटाते हैं समानुपाती का तो एक कांस्टेंट आ जाता है K Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, इसको जो है कूलाम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा कूलाम्स लॉ क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल होगा उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। बीच की दूरी जितनी कम होगी तो उसका बल उतना ही प्रबल होगा, और हमारे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है या परिमाण है जितना ज्यादा होगा तो उन पर लगने वाला बल भी उतना अधिक होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। और हम K का वैल्यू जो है नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे।
कितना होता है 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसका जो है हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, Q1 है या Q2 है या K की हम जो है कह सकते हैं उसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब जो है नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन चार्ज का अर्थ ये तो होता है, कोई भी चार्ज है अगर किसी बॉडी पे जो है ट्रांसफर होगा तो वो किस रूप में ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस एनी, पूर्णांक के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब है या तो वो 1e होगा, नहीं तो 2e होगा, 3, 4e, इस तरीके से, या तो -1e कह सकते हो, -2e, माइनस का 3e, माइनस का 4e, इस तरीके से। तो चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा अपने इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ना कि जो है फ्रैक्शन के रूप में। ऐसा चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा 1/2e, या कह सकते हैं 3/2e प्लस का। तो एक ऐसा है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में जो है हमारा या फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, पॉइंट के रूप में, जैसे हम कहते हैं इसको जो है 1.5 है या 2.5 ही है, इस तरीके से हमारा चार्ज किसी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं होता है। तो चार्ज को जो है पॉइंट में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा चार्ज दे रखा है, कोई 1 कूलाम है तो हम कहेंगे 1 कूलाम चार्ज जो है किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो गया, 2 कूलाम चार्ज किसी दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुआ है, ना कि हम ये बोलेंगे कि जो है 1.5 कूलाम किसी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज को जो है फ्रैक्शन के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला जो हमारी हेडिंग है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग चार्ज को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी चार्ज है इसको ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना इसको उत्पन्न कर सकते हैं। बस इसको जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको कहा जाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्जेस। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो किधर हो गया, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जो बढ़ रहे हैं अब पढ़ेंगे हम वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको जो है इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज दे रखा है, वो कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो किसी चार्ज के या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उसी को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए यह प्लस क्यू आवेश है, इससे क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल लेंगे इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है बाहर की ओर। ठीक है,
बना रहे इस पर। प्लस क्यू आवेश है हमारे पास, तो इस तरीके से बाहर की ओर क्या निकलती हैं इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ठीक है, डायरेक्शन कैसी रहेगी, बाहर की ओर रहेगी, बाहर की ओर। ठीक है, इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दिखा सकते हैं वहां पे। प्रत्येक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होती है, बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, ये देखिए, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है। अब जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट चार्ज लिया है, इसी क्षेत्र में यहां पे ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज हमारा क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, इसको जो परीक्षण आवेश या टेस्टेड चार्ज बोला जाता है इंग्लिश में। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका कोई अपना अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, ना ही रिपल्सन फोर्स होता है। ये ना तो किसी पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, किसी भी चार्ज को, ना इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो बहुत सूक्ष्म मैग्नीट्यूड होता है परीक्षण आवेश का। तो जैसे ही यहां पर इसको जो है रखा जाता है इसके फील्ड के अंदर, अब देखिए क्या हो जाएगी, इसकी फील्ड हो जाएगी। यहां पर अगर देखा जाएगा इस वाले इस सर्किल में, तो इसकी फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि चार्ज के पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत अधिक है। कैसा है, बहुत अधिक है। इसलिए यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो जैसे जैसे ये हमारा क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो है देखिए कम हो रही है, जैसे दूरी बढ़ रही है तो वैसे वैसे यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो, सॉरी घनत्व क्या हो रहा है इनका, कम हो रहा है। तो चार्ज से डिस्टेंस बढ़ने पर घनत्व जो है वो कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो अगर इस आवेश को जो है इसके क्षेत्र के भीतर रखेंगे तो ये आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा या तो इसको प्रतिकर्षित करेगा। मान लेते हैं अगर इस पर कौन सा चार्ज है, टेस्टर चार्ज पर प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा ये आवेश, रिपल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के मध्य रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर मान लेते हैं इसके जो है इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो है चार्ज परीक्षण आवेश होता है बहुत सूक्ष्म होता है। इसलिए जैसे इसके क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके द्वारा जो बल लगता है तो उसका ये अनुभव करता है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो वह कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। यहां तक क्लियर हुआ है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हेडिंग, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है ये कोई प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, इसके सेंटर से, ये सेंटर हो गया इसके, तो सेंटर से जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर
कोई पॉइंट पी लिया गया है, कोई पॉइंट कैसा पी लिया गया है। इस आवेश के वजह से इस बिंदु पी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा या कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। ये तो जानते हैं, इसके चारों इस आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी रेडली, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या हम कह सकते हैं इस चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला बल। तो पॉइंट पी पर जो है कोई चार्ज मान लेते हैं Q0 रखा हुआ है, यहां पर जैसे Q0 हमने चार्ज रख दिया है, तो इसके द्वारा जो है इस चार्ज पर एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं वैद्युत बल, और इसकी जो डायरेक्शन होगी बल की वो किधर की होगी, बाहर की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है जो प्लस चार्ज से बाहर की ओर निकलती है उनकी डायरेक्शन भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज या आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए जिसकी जो बल लगेगा यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, बाहर की ओर हो गई है। और हम जानते हैं वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल होता है F बराबर Q0 E। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्री कर लेंगे। तो ये इक्वल टू हो जाएगा F0 अपॉन Q। Q हमारा क्या है, टेस्टर चार्ज रखा है बिंदु P पर। अब हम पढ़ चुके हैं दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के अनुसार कितना होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो वैल्यू F है, F की वैल्यू जो है यहां पे हम पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे जो है सेकंड चार्ज हमारा Q2 हुआ करता था, तो यहां पर जो हम कह सकते हैं जो Q2 है अगर वो Q0 के बराबर हो जाए, ठीक है, या यहां पर हम कितना मान लें, Q2 मान लें, या इससे पहले वाले डेरिवेशन में जो है कूलाम के नियमानुसार पहला चार्ज हमने Q1 माना था, दूसरा चार्ज इसी चार्ज Q1 माना था, दूसरा चार्ज हमने कितना माना था, Q2। तो इस Q2 है अगर उसको हम कितना मान लें, Q0 मान लें, तो Q2 कल टू Q0 आ जाएगा। तो Q2 की वैल्यू जो है Q0 पुट कर देंगे यहां पर। तो फाइनली इक्वल टू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी तो इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। अपान में क्या है, यहाँ पे Q0 चल रहा है, अपान में Q0 है, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर जो है Q1 की वैल्यू कितनी है, Q दे रखी है हमारा, जो है Q1 कितना है, Q के इक्वल टू है। तो E इक्वल टू फाइनली आ जाएगा यहाँ पे वेक्टर इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से जो है किसी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी बिंदु पर या पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है। K जो है वायु के लिए, जो हमारा वायु मीडियम हो गया या निर्वात वैक्यूम जिसको बोला जाता है, निर्वात है एयर या वैक्यूम, उसके लिए जो K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग होगी।